नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ भारत के ट्रेड पर लागू हो गया। भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर साल भर पहले जो टैरिफ केवल 3% था, आज उसमें 50% और जुड़ गया है। भारत अमेरिका को करीब $90 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है। अब इनमें से $60 बिलियन के माल पर एडिशनल 50% टैरिफ लगा दिया गया है। यह भारत के ट्रेड के लिए बड़ी चुनौती है। इसका असर भारत के टेक्सटाइल, ज्वेलरी, डायमंड, श्रिम्प्स, कारपेट और फर्नीचर उद्योग पर सबसे ज्यादा होगा। कुछ महीने के लिए इन फैक्ट्रीज के पास ज्यादा काम नहीं होगा, प्रोडक्शन घटेगा, मजदूरों का रोजगार भी जाएगा। नोट करने वाली बात यह कि ट्रंप ने उन चीजों पर कोई टैरिफ नहीं लगाया है जिनकी जरूरत अमेरिका को होती है। इनमें स्मार्टफोन, फार्मास्यूटिकल और पेट्रोल प्रोडक्ट शामिल हैं। टैरिफ का असर क्या होगा, यह मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। नए रेट से हमारे टेक्सटाइल और कपड़ों पर आज से 62% टैरिफ लागू होगा। इसका फायदा बांग्लादेश और मेक्सिको के मैन्युफैक्चरर्स को होगा। उदाहरण के तौर पर हमारे यहां से जो शर्ट्स अमेरिका को एक्सपोर्ट होती हैं, उन पर इस समय 12% ड्यूटी लगती है, जो आज से 62% हो गई। इंडिया में बनी शर्ट्स जब अमेरिकी मार्केट में महंगी होंगी तो इसका फायदा वियतनाम को होगा, जिसके सामान पर सिर्फ 20% टैरिफ है। भारत अमेरिका को जो डायमंड, गोल्ड और ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है, उसका वॉल्यूम अमेरिका के ट्रेड में सबसे ज्यादा है, 40% है। कल तक इस पर सिर्फ 2% टैरिफ था, आज से यह बढ़कर 52% हो गया। इसका असर सूरत और जयपुर जैसे शहरों के व्यापारियों और कारीगरों पर पड़ेगा। यानी यह तो साफ है कि ट्रंप के टैरिफ का नेगेटिव असर तो पड़ेगा। असेसमेंट इस बात की करनी है कि असर कितना होगा। इस पर ट्रेड एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स क्या कहते हैं, ट्रेड के इस टैरिफ से मुकाबला करने के लिए भारत की क्या तैयारी है और भारत सरकार की रणनीति क्या है, इस पर मोहन भागवत ने क्या कहा, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टैरिफ के नी जर्क रिएक्शन के मूड में बिल्कुल नहीं है। भारत ने अपने टेक्सटाइल, सी फूड, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के लिए आउटरीच करने का फैसला किया है। सरकार रशिया, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया समेत करीब 40 देशों से बातचीत कर रही है, जिससे इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाया जा सके, अमेरिकी टैरिफ से एक्सपोर्ट में आने वाली कमी की भरपाई की जा सके। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में भी अमेरिका के एडिशनल टैरिफ के इंपैक्ट का असेसमेंट किया गया। सरकार ने तय किया कि भारत के फ्रेंडली कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ाकर एक्सपोर्ट से लगने वाले झटके में कमी लाने की कोशिश की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि जब जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे तो घरेलू बाजार में खपत बढ़ेगी और इसका फायदा भी हमारे ट्रेड को होगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था के सारे पैरामीटर्स स्ट्रांग हैं। भारत के एक्सपोर्ट में अमेरिका का शेयर सिर्फ 12.5% है, इसलिए ट्रंप के टैरिफ का भारत पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। We will study what is going to happen, but we are taking appropriate steps that it does not harm our economy. Our economy is very strong, our industries are very strong. We will definitely not let our countries suffer or our population suffer. And let me assure you that the strength of our economy will carry us through these times. आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इशारों में अमेरिका के टैरिफ का जवाब दिया। मोहन भागवत ने कहा कि आत्मनिर्भरता ही सारी समस्याओं का हल है, स्वदेशी ही विकास का सही रास्ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विदेशों से व्यापार बंद कर दिया जाए। आरएसएस प्रमुख ने कहा, आज के दौर में कोई भी देश आइसोलेटेड नहीं रह सकता, बाकी दुनिया से संबंध रखने पड़ेंगे, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में दबाव नहीं चल सकता, किसी के प्रेशर में व्यापार नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता सब बातों की कुंजी है, विकास भी करना है
तो हर बात में अपना देश आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने घर से शुरू करना। जब ये स्वदेशी की बात करते हैं तो लगता है कि विदेशों से संबंध नहीं रहेंगे व्यापार, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर होना यानी बाकी लोगों को बंद करना नहीं है, आत्मनिर्भर होना है। लेकिन दुनिया परस्पर निर्भरता पर चलती है, कुटुंब भी परस्पर निर्भरता पर चलता है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो चलेगा और उसमें लेन देन होगी। बस इसमें दबाव नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। और इसलिए स्वदेशी का पालन करना यानी क्या है, जो घर में बनता है वो बाहर से नहीं लाना। गर्मी के दिनों में आप अच्छा नींबू की शिकंजी बनाकर खा सकते हो, वे पी सकते हो, कोका कोला और क्यों लाना? जीवन आवश्यक है और अपने देश में नहीं बनता, बाहर से लेंगे। देश की नीति में स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार होना चाहिए, दबाव में नहीं जाना चाहिए। जो बात आज मोहन भागवत ने कही, वही बात दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में कही थी। लेकिन आत्मनिर्भरता एक दिन में तो नहीं आ सकती, और ट्रंप के टैरिफ वॉर से तो तुरंत लड़ना है। ट्रंप के टैरिफ का सबसे ज्यादा असर गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ने की आशंका है। भारत हर साल करीब $38 बिलियन का टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट करता है। इसका 35% से ज्यादा हिस्सा अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है। अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने की वजह से भारत के गारमेंट और टेक्सटाइल अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। इसका फायदा चीन, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को होगा। चीन पर ट्रंप ने केवल 30% टैरिफ लगाया है। वियतनाम, श्रीलंका और बांग्लादेश पर सिर्फ 20% टैरिफ है, और पाकिस्तान पर ट्रंप ने 19% टैरिफ लगाया है। इन देशों से कपड़े खरीदना अमेरिकी ट्रेडर्स को सस्ता पड़ेगा। टेक्सटाइल सेक्टर भारत की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 2.3% है। भारत के टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट में टेक्सटाइल सेक्टर का हिस्सा 13% है, और हमारे कुल एक्सपोर्ट का 12% टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट होते हैं। भारत से टेक्सटाइल के टोटल एक्सपोर्ट का 1/3 से ज्यादा हिस्सा अमेरिका को जाता है। इसलिए अमेरिका के डबल टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर को झटका तो लगेगा, लेकिन भारत अब अमेरिका के बजाय दूसरे देशों को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने के ऑप्शन पर काम कर रहा है, और यह काम काफी पहले से शुरू हो गया था। रशिया, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया से बातचीत हो चुकी है। टेक्सटाइल कारोबारियों का कहना है कि अमेरिका में ज्यादा टैरिफ लगने के बाद नए बाजार तो खोजने होंगे, लेकिन मौजूदा हालात से घबराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ का यह बोझ अमेरिका की जनता पर भी पड़ेगा। इसलिए प्रेशर तो ट्रंप पर भी होगा। इंडिया लगभग $40 बिलियन का टेक्सटाइल ट्रेड करता है वर्ल्ड वाइड, लगभग 220 कंट्रीज के अंदर, और अमेरिका का हिस्सा मात्र $2.44 बिलियन का है। अब $2.44 बिलियन मतलब उसके हिसाब से 5-6% का ही बिजनेस इंडिया को मिलता है उनसे। तो वो 5-6% के बिजनेस के लिए इंडिया में क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका को इसका फर्क पड़ेगा। फर्क इसके लिए पड़ेगा क्योंकि टैरिफ उन्होंने उनकी पब्लिक के लिए लगाया है, वो वसूलेंगे, उनके पब्लिक से वसूलेंगे। हमारी चीज़ महंगी बिकेगी, जिसको इंडियन प्रोडक्ट पहनना है वो इंडियन प्रोडक्ट ही पहनेगा, और उसका नुकसान उनकी पब्लिक को भरना पड़ेगा, जो है 50% के टैरिफ के रिवर्स में। ये कैलकुलेशन जब अपन देखते हैं तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 140 करोड़ के पब्लिक को ही हम कपड़ा सप्लाई कर पाएंगे, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। और बाकी के 219 देश जो ऑलरेडी कपड़ा इंडिया से खरीद रहे हैं वो और क्वांटिटी में खरीद लेंगे। इंडिया को अमेरिका से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ट्रंप के एडिशनल टैरिफ की चपेट में आने वाला दूसरा बड़ा सेक्टर है जेम्स एंड ज्वेलरी। भारत हर साल $10 बिलियन की जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है। इसका 40% यानी करीब $4 बिलियन अकेले अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है। अब 50% टैरिफ लगने के बाद भारत के हीरे जवाहरात और गहने अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। अमेरिकी ट्रेडर्स के लिए भारत से जेम्स एंड ज्वेलरी खरीदना मुनाफे का सौदा नहीं रह जाएगा। इस इंडस्ट्री के कारोबारियों का कहना है कि जब अप्रैल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने
25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, उस वक्त जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को उम्मीद थी कि नेगोशिएशंस के बाद ट्रंप भारतीय सामान पर टैरिफ 25% से कम करके 10-15% कर देंगे। लेकिन हुआ उल्टा, ट्रंप ने 25% एडिशनल टैरिफ और लगा दिया। भारत पॉलिश डायमंड का बड़ा एक्सपोर्टर है और इसके कुल एक्सपोर्ट का 30% अमेरिका को होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 90% डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग भारत में होती है। सूरत इसका सबसे बड़ा हब है। सूरत के डायमंड कारोबारियों का कहना है कि ट्रंप के फैसले से फौरी तौर पर मुश्किल होगी, लेकिन इसका असर ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। अमेरिका के दरवाजे बंद हो जाएं तो क्या हुआ, दूसरे देशों के एक्सपोर्ट पर जोर दिया जाएगा। डायमंड इंडस्ट्रीज पे थोड़ी शॉर्ट टाइम के लिए जो दिक्कत आएगी, पर मेरा ये मानना है कि लंबे टाइम में वो इफेक्ट नहीं रहेगी, क्योंकि वो जो डायमंड है वो दुनिया में जो पॉलिश डायमंड होता है 10 पीस, उसमें से 9 पीस सूरत में होता है। तो दूसरा कंट्री तो उसको पूरा माल भी नहीं भेज सकेंगे। इंडिया ही एक इलाज है। दूसरा ये है कि इंडियन लोग के साथ जो गोल्ड जुड़ा हुआ है, ऐसा ही अमेरिकन प्रजा के साथ डायमंड जुड़ा है। उसकी कोई एंगेजमेंट सेरेमनी है, मैरिज है, कोई ऐसा सेलिब्रेशन है, उसमें डायमंड की गिफ्ट दे जा सकती है। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि उसकी ज़्यादा टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगी और हमारा डायमंड चलने वाला है। मेरा मानना है कि 30% जो अमेरिका का जो डिमांड है उसके हमारे वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, वो 30% के दूसरा हमें रास्ता ढूंढ लेंगे कि दुनिया में 200 कंट्री है, तो दूसरी कंट्री में हम एक्सपोर्ट करके मार्केट ढूंढेंगे हम। हालांकि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स ट्रंप के एडिशनल टैरिफ से परेशान हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के प्रेसिडेंट किरीट भंसाली ने कहा कि उनकी इंडस्ट्री ने सोचा था अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा 10%, 15% टैरिफ लगा देगा। अगर ऐसा होता तो ये बोझ इंडस्ट्री बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन 50% टैरिफ बहुत ज़्यादा है। भारत का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगा। हालांकि किरीट भंसाली ने कहा इस टैरिफ का असर अमेरिकी रिटेलर्स पर भी पड़ेगा और वो ट्रंप पर टैरिफ कम करने का प्रेशर जरूर बनाएंगे। 10 बिलियन US$ का एक्सपोर्ट है हमारा। ये 50% टैरिफ से पूरी इंडस्ट्री सदमा में है। आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। बड़ी शॉकिंग न्यूज है इंडिया के लिए। यूएस के साथ बिजनेस असंभव है, इम्पॉसिबल है। जो यूएस में, जो अमेरिका में व्यापारी हैं जो ये डायमंड को बेचते हैं, वो भी सख्ते में है। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया इज द बिगेस्ट सप्लायर। अचानक अगर उनका सप्लायर रुक गया तो उनको 70,000 जो सप्लायर्स है, उनको जो आउटलेट्स है, उनको डायरेक्टली सेल्स पर इफेक्ट होगा। उनकी इकोनॉमी भी हिट होगी। बड़े मात्रा में उनका भी जॉब वर्क है वहां पर। काफी लोग वहां पर भी जॉबलेस हो सकते हैं। उसके लिए वो भी चिंता में है। अभी प्रयास चालू है, गवर्नमेंट के लेवल से भी चालू है, जीजीपीसी भी कर रही है, वहां के इंटरनेशनल बॉडी के साथ मिलकर हम प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारे सेक्टर में जो 50% लगा, वो ट्रंप प्रशासन उस पर दोबारा विचार करेगी और उसको रोल बैक करेंगे। कुछ ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स ने कहा उन्होंने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान जैसे देशों को एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर काम शुरू कर दिया है। सराफा व्यापारियों का मानना है कि टैरिफ से शुरुआती कुछ महीने कारोबार के लिए मंदे रहेंगे, लेकिन जल्दी ही भारत टैरिफ के इस झटके से उबर जाएगा। वहाँ पे भी इंडियन लोग ही होंगे, ज़्यादा करके मोस्टली इंडियन लोग ही होंगे खरीदारी के लिए, क्योंकि वहाँ पे एंटिक ज्वेलरी बहुत जाती है आजकल। तो वो एक सोचने की बात है। कहीं ना कहीं अमेरिका को जरूरत पड़ेगी हमारी, हमको जरूरत नहीं पड़ेगी ज्वेलरी में, जहाँ तक सवाल। क्योंकि जब माल ऑलरेडी गया है ऑलरेडी, और जो नया जाएगा वो वहाँ ड्यूटी बढ़ के उसकी कीमत बढ़ेगी, और उसकी कीमत बढ़ेगी तो उनको कॉस्टली बैठेगा। यूएसए में डेफिनेटली 48,000 रिटेल शॉप्स है, एक बड़ी बात है। और रिटेल शॉप्स में डिमांड जो थी वो सोने के यहाँ इंडियन मेकिंग की थी। इंडियन मेक से जो बना हुआ आइटम था वही बेचा जाता था।
लेकिन अभी हम समझते कि जब उन्होंने टैरिफ लगा ही दिया है तो पहले हम लोगों ने अच्छा सा माल भेज दिया था, उससे वो चलाएंगे, और जब नहीं चलेगा तब उनकी डिमांड प्रॉब्लम आएगी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वैसे हमारे पास बहुत कंट्रियां हैं बेचने के लिए, कोई अमेरिका की जरूरत नहीं है। हम यूके में बेचेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया बेचेंगे, न्यूजीलैंड बेचेंगे, जहां हमारा इस समय काम पहले शुरू से, इसके पहले टैरिफ के पहले भी चालू था और वहां अच्छा बाइंग हमारी होती थी। अमेरिका के एडिशनल टैरिफ का असर भारत के सी फूड एक्सपोर्ट पर भी पड़ेगा। भारत हर साल $2 बिलियन से ज्यादा का सी फूड एक्सपोर्ट करता है। इसका 1/3 यानी 32.4%, 32.4% सिर्फ अमेरिका को जाता है। भारत के सी फूड पर अमेरिका पहले से ही 8.56% टैरिफ लगा रहा था, जो अब 58% से ज्यादा हो गया है। भारत के सी फूड एक्सपोर्ट में बड़ा हिस्सा फ्रोजन श्रिम्प्स का है। इसके दो बड़े मार्केट हैं, अमेरिका और चीन। इसलिए अमेरिका के भारी टैरिफ लगाने से सी फूड के एक्सपोर्टर्स परेशान हैं। इस सेक्टर में करीब 2 करोड़ लोग काम करते हैं। एक्सपोर्ट कम हुआ तो लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा। सी फूड एक्सपोर्टर का कहना है कि अमेरिका के बढ़े हुए टैरिफ से उनकी इंडस्ट्री को 24,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इसका फायदा इक्वाडोर जैसे देशों को होगा, क्योंकि इक्वाडोर पर ट्रंप ने सिर्फ 10% टैरिफ लगाया है। इंडोनेशिया और वियतनाम भी सी फूड के बड़े एक्सपोर्टर हैं। इन पर ट्रंप ने 19 और 20% टैरिफ लगाया है। सी फूड के कारोबारियों का कहना है कि अब सरकार को इस सेक्टर की मदद करनी चाहिए। फिलहाल जो परिस्थिति है उससे तो ऐसा लगता है कि हमारा एटलीस्ट एक्वाकल्चर का जो सेक्टर है वो बंद करना पड़ेगा। अगर अमेरिका ये टैरिफ पीछे नहीं लेती तो इतना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। सो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, या अपनी गवर्नमेंट किस हिसाब से उसको लेती है। और अगर देखा जाए कि दूसरी जगह कहाँ पे भेज सकते हैं तो यूरोप में हमारा जाता है, लेकिन जो कल्चर श्रिम्प है वो थोड़ा कम जाता है। तो अगर वहाँ पे हम लोग सुधार ला सके तो हम लोग वो कर सकते हैं। रशिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन रशियन पॉलिसी के हिसाब से हमारे कुछ गिने चुने फैक्ट्रीज है जो अप्रूव्ड है, वो हमको बढ़ाने पड़ेंगे। एक बात ऐसी है कि हम लोग किसी भी कंट्री में अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया रहता है, हमको वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। जो अभी एक्सपोर्टर यूएस के ऊपर डिपेंडेंट थे, उन्होंने यूएस का लेके रखा एफडीए का अप्रूवल, तो ना ही उन्होंने रशिया का लिया होगा, ना ही सऊदी का लिया होगा, चाइना का। तो उनको वो अभी जल्दी करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा कि जल्दी कैसे हो, क्योंकि बायलैटरल होता है दूसरे कंट्री के साथ। तो अपने यहाँ से अगर वो नहीं जाएगा तो वहाँ से रिप्लाई नहीं आएगा। तो अगर वो करते हैं तो मेरे हिसाब से हम लोग इससे बाहर आ सकते हैं जल्दी से जल्दी। अमेरिका के टैरिफ की चपेट में आने वाला भारत का एक और सेक्टर है फर्नीचर और लेदर एक्सपोर्ट। भारत हर साल करीब $2 बिलियन का फर्नीचर एक्सपोर्ट करता है, जिसका 58% अकेले अमेरिका को जाता है। पहले फर्नीचर एक्सपोर्ट पर सिर्फ 2.9% टैरिफ था, यह बढ़कर 52.9% हो गया है। जाहिर है इसका असर फर्नीचर एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। इसी तरह लेदर इंडस्ट्री को भी अमेरिकी टैरिफ से नुकसान हो सकता है। भारत ने पिछले साल अमेरिका को $89 करोड़ के लेदर गुड्स का एक्सपोर्ट किया था। इसमें घोड़ों की काठी, जूते, जैकेट, बेल्ट जैसे चमड़े के सामान शामिल हैं। क्रिसमस के टाइम इनकी डिमांड अमेरिका से आती है, बहुत बढ़ भी जाती है। हमारे एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर मिल चुके हैं, स्टॉक तैयार है। लेकिन अप्रैल में ट्रंप का रुख देखने के बाद एक्सपोर्टर्स ने अपने लिए दूसरे ऑप्शन तलाशने शुरू कर दिए थे। आगरा, कानपुर और उन्नाव में लेदर की बड़ी बड़ी टैनरीज हैं। यहां के कारोबारियों ने कहा उन्होंने ऑल्टरनेटिव तलाश लिए हैं। ट्रंप के टैरिफ का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। दिस इज एब्सोल्युटली ए शॉक। ये तो जबरदस्त झटका है हमारे लिए। ये 50% टैरिफ, 25% टैरिफ और 25% जुर्माना, ये उद्योगों के लिए निश्चित तौर पर सदमा है, लेकिन हमारे पास ये झटका बर्दाश्त करने के विकल्प यकीनन मौजूद हैं। ये 50% का जो टैरिफ है वो हमारे पड़ोसी और प्रतिद्वंदी देशों के मुकाबले काफी कम है। जैसे कि बांग्लादेश में 20% टैरिफ है और वियतनाम पर भी 20%।
तो जाहिर है कि इसमें बदलाव होगा। 50% टैरिफ की वजह से हम केवल कुछ खास बाजारों को ही माल बेचेंगे और उनको यह समझना होगा कि यह टैरिफ हमारे ऊपर बोझ नहीं बनेगा। यह बोझ खुद उनके ग्राहकों को, उनके अपने ग्राहकों को उठाना होगा। हम फिर से रूसी बाजार में संभावनाएं तलाश रहे हैं। हम पूर्व सोवियत गणराज्यों में बाजार तलाश रहे हैं। हमारे लिए आसियान देशों के दरवाजे भी खुले हैं और दक्षिण अमेरिका तो है ही, जो बहुत बड़ा बाजार है। अमेरिका को समझना होगा कि उनके आगे कोई झुकने वाला नहीं है, उनके आगे कोई सरेंडर नहीं करने जा रहा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने में भी चालाकी की। जिन चीज़ों की खपत अमेरिका में ज़्यादा है, जिन चीज़ों की डिमांड अमेरिका में है, ऐसी चीज़ों पर ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाया। इन सेक्टर्स पर टैरिफ का कोई असर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर भारत अमेरिका को हर साल $9.5 बिलियन की दवाएं एक्सपोर्ट करता है। फार्मास्यूटिकल्स पर पहले भी अमेरिका कोई टैरिफ नहीं लगाता था और अब भी नहीं लगेगा। इसी तरह भारत दुनिया में स्मार्टफोन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। भारत से हर साल $16.6 बिलियन के स्मार्टफोन अमेरिका को एक्सपोर्ट होते हैं। भारत के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट पर जीरो टैरिफ था, ट्रंप ने इसको भी जीरो ही रखा है। भारत के पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट पर भी अमेरिका ने कोई एडिशनल टैरिफ नहीं लगाया। भारत हर साल अमेरिका को $4.1 बिलियन के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बेचता है। पहले इस पर 6.9% टैरिफ लगता था, अब भी इसी रेट से टैरिफ लगेगा। यानी ट्रंप के एडिशनल टैरिफ का इस सेक्टर पर कोई असर नहीं होगा। जानकारों का कहना है कि टैरिफ के इंपैक्ट से उबरने के लिए भारत ने दो बड़े कदम उठाने का प्लान किया है। पहला, अमेरिका के अलावा दूसरे बड़े मार्केट जैसे यूरोपियन यूनियन, रशिया, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और दूसरा डोमेस्टिक खपत बढ़ाने की कोशिश। इससे लॉन्ग टर्म में टैरिफ का असर खत्म हो जाएगा। We have two broad options. One, the bigger option is that local markets. Our exports are just 20% of Indian economy, and Indian market is very big. It absorbs 80% of Indian production, and there is scope for further absorption of this because Indian economy is growing at 6 to 7% annually. So it can happily absorb some of the shocks in these sectors. And second, and great option is searching for other countries to divert some of the exports which we cannot export to the US. And for this, government is making an effort to expedite FTAs with this European Union, and we already signed an agreement with UK. So efforts are on to implement that quickly. A few more FTAs like with Peru and other countries are on the line. So with all these things, we hope that in few months' time we can largely contain the adverse impact of US tariffs. ट्रंप का 50% टैरिफ भारत के लिए चुनौती तो है, लेकिन कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। इसका इंपोर्ट पर असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ट्रंप के टैरिफ से भारत की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। अगर बढ़े हुए टैरिफ से हमारे एक्सपोर्टर्स को परेशानी होगी तो अमेरिका में ट्रंप को कंज्यूमर्स की नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी। आज मैंने कई ट्रेड एक्सपर्ट से बात की। उनका कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ग्लोबल सिचुएशन ऐसी है कि यह टैरिफ ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएगा। ट्रंप को इसे कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप का यह टैरिफ मेरिट पर नहीं है, भारत को परेशान करने के लिए ज्यादा है। अमेरिका पर भी डबल स्टैंडर्ड्स अपनाने का प्रेशर है। ट्रंप से पूछा जा रहा है कि रशिया से ऑयल तो चीन भी खरीदता है, फिर उसे छोड़कर भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ क्यों लगाया गया? क्या ट्रंप ने रशियन ऑयल को सिर्फ बहाना बनाया? और असली बात यह है कि मोदी ने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स पर समझौता करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए भारत का बाजार खोलने से मना कर दिया। इससे ट्रंप नाराज हो गए। जब भी अमेरिका से भारत के बाद दोबारा शुरू होगी तो ट्रंप से पूछा जाएगा कि रशिया से ऑयल खरीदने वाले देशों को अलग अलग ट्रीट कैसे किया जा सकता है। भारत और चीन के लिए अलग अलग पैमाने क्यों हैं? यह भी पूछा जाएगा कि अगर ट्रंप भारत पर सैंक्शंस लगाते हैं तो चीन को छोड़ने का क्या औचित्य है। अमेरिकन ट्रेड एक्सपर्ट भी मानते हैं कि 50% टैरिफ लॉन्ग टर्म गेम नहीं हो सकता। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर इंटरनल प्रेशर दिखाई दे रहा है।
आज ही अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच भी अच्छा रेपो है, इसलिए उन्हें उम्मीद है जल्दी ही दोनों देश आपसी मसले सुलझा लेंगे और एक साथ आएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत को नुकसान पहुंचाने वाले ट्रंप आजकल राहुल गांधी को बड़े अच्छे लगने लगे हैं। जो भी मोदी को एम्बेरस करता है वो राहुल के गुड बुक्स में आ जाता है। आज मुजफ्फरपुर की रैली में राहुल गांधी ने ट्रंप के बहाने राजनीतिक मर्यादा की सीमा एक बार फिर पार कर दी। ट्रंप के बयान का हवाला देकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए सड़क छाप भाषा में बात की। राहुल वोट चोरी का इल्जाम तो रोज लगाते हैं, लेकिन आज उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध रुकवाने वाले बयान का जिक्र किया। फिर गुजरात मॉडल पर आए और कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह 20 साल से इलेक्शन कमीशन की मदद से वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। नरेंद्र मोदी जी 2019 के चुनाव के बाद रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं 300 सीटें आएंगी। हिंदुस्तान के सारे पोस्टर कुछ और कह रहे हैं, ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएगी। कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। राहुल गांधी भूल गए जिस समय गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, वहां चुनाव जीतते थे। केंद्र में राहुल गांधी की पार्टी की सरकार थी, चुनाव आयोग उसी सरकार के अधीन था। राहुल गांधी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया गौरव भाटिया ने। गौरव भाटिया ने कहा कि आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वही कांग्रेस का असली डीएनए है। आज देश के लोग समझ गए होंगे कि विपक्ष का नेता कितना इमेच्योर है। जिस तरह से शब्दों की मर्यादा को तार तार करके, भंग करके, तू तड़ाक पर नेता प्रतिपक्ष, जिनको अपरिपक्व भी कहा जाता है, अब वो बड़बोले बन गए हैं, तो ये चेतावनी दे दें संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और तमाम और संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति बैठे हैं, उनके लिए तू तड़ाक करके अपनी बात रखना और शब्दों की मर्यादा को लांघ जाना, ये अशोभनीय है। लेकिन फिर ये बात भी सच है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई कृत्य कभी किया ही कहाँ है जो शोभनीय हो, जो संवैधानिक दृष्टि से उचित हो। वो अपरिपक्व है, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा, तू तड़ाक करना अब उनके डीएनए में आ गया है। यह सही है कि राहुल गांधी की लीडरशिप में 11 साल में कांग्रेस मोदी से 3 बार लोकसभा का चुनाव हारी है, लेकिन इन्हीं 11 साल में एक बार बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव एक साथ हारी थी। तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में तो आज भी कांग्रेस की सरकार है।
तो ये कैसे कहा जा सकता है कि 20 साल से मोदी ने वोट चोरी करके सारे चुनाव जीते? मुझे लगता है कि 11 साल से राहुल गांधी इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि कांग्रेस बार बार चुनाव क्यों हारती है। उन्होंने कभी यह माना ही नहीं कि मोदी ने लोकप्रियता के दम पर चुनाव जीते। पहले राहुल कहते थे कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी को चुनाव जिताती है, लेकिन 10 साल तक ये सारी एजेंसीज कांग्रेस सरकार के पास थी। फिर भी कांग्रेस 2014 में बुरी तरह चुनाव क्यों हार गई? जब यह लॉजिक नहीं चला तो राहुल ने चुनाव में हार के लिए वोट चोरी को जिम्मेदार बताना शुरू किया। अपने सपोर्टर्स को बताने और समझाने के लिए तो यह आर्गुमेंट चल सकता है कि मोदी कभी वोट घटाकर तो कभी वोट बढ़ाकर चुनाव जीत गए, लेकिन बाकी के लोगों के लिए यह न तो लॉजिकल है न कन्विंसिंग। इलेक्शन कमीशन जब चुनाव करवाता है तो इस प्रोसेस में इतनी तादाद में ऑफिसर्स, टीचर्स और पॉलिटिकल वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं कि कोई किसी को हराने जिताने की कोशिश करेगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर, पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाना बेमानी है। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर के जिस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, उस मंच पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी मौजूद थे। स्टालिन ने भी इलेक्शन कमीशन पर अटैक किया। स्टालिन ने बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लोकतंत्र की हत्या बताया। कहा 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटना आतंकवाद से कम खतरनाक नहीं है। स्टालिन ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि वो राहुल गांधी और तेजस्वी को रोक नहीं पाएंगी, इसलिए चुनाव आयोग की मदद से वोटर लिस्ट को रिवाइज करने की साजिश की गई। अगर निष्पक्ष और सही तरीके से मतदान हुआ तो बीजेपी गठबंधन हार जाएगा। इसलिए जनता को वोटिंग से रोकने की साजिश रची जा रही है। चुनाव आयोग को वो रिमोट से चलने वाली कठपुतली बना चुके हैं। 65 लाख बिहार वासियों को मतदाता सूची से हटाना लोकतंत्र की हत्या है। अपनी ही जन्मभूमि में जहां लोग रहते हैं उन्हें मतदाता सूची से हटाना क्या यह आतंकवाद से भी खतरनाक नहीं है? सभी पहचान पत्र होने के बावजूद उन्हें पता नहीं है, ऐसा दिखाना क्या यह विनाश नहीं है? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जीत को रोक ना पाने वाली बीजेपी अब गुप्त रास्तों से यह काम कर रही है। इसी अन्याय के खिलाफ मेरे भाइयों ने जो आंदोलन छेड़ा है उसे समर्थन देने के लिए मैं तमिलनाडु से आया हूं। राहुल गांधी के साथ आज स्टालिन थे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए थे। आज बीजेपी के नेताओं ने याद दिलाया कि ये दोनों नेता पहले कई मौकों पर बिहारियों के बारे में कैसे कैसे अपमानजनक कमेंट कर चुके हैं। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लोग बिहारियों को गाली देते हैं उन्हें बिहार में बुलाकर राहुल और तेजस्वी बिहारियों के घावों पर नमक छिड़क रहे हैं। जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। आज बिहार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आए हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और बिहार के लिए भी खतरा है। जो लोग बिहारी को गाली देते हैं, रेवंत रेड्डी हो या सनातन का विरोध करने वाले स्टालिन का परिवार हो, यह स्पष्ट झलकता है कि बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है, बिहार के चुनाव में बुला रहा है। यह स्पष्ट संदेश है बिहारियों को गाली देने वाले लोगों का संरक्षण लालू प्रसाद जी का परिवार कर रहा है। इसलिए कितना भी बाहरी लोग आए, क्योंकि घुसपैठिए तो आते हैं और जाते हैं, घुसपैठिए चले जाएंगे, बिहार यहीं रहेगा और बिहारियों के हाथ में ही रहेगा। इसके बाद जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन बिहार आए, ये हैरानी की बात नहीं है। उन्हें तो आश्चर्य इस बात पर है कि बिहारियों के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले तेजस्वी ने बिहारियों को गाली देने वालों को गले क्यों लगाया। अरे रेड्डी साहब और स्टालिन साहब, जो आप लोगों ने हैदराबाद में और चेन्नई में जो बिहारियों को गाली दिया है, उसके लिए तो आज बिहार की धरती पर आके माफी मांगिए।
आप हैदराबाद में बैठ के बिहार के लोगों को गाली दीजिएगा, चेन्नई में बैठ के बिहार के लोगों को गाली दीजिएगा, बिहार के लोगों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिएगा और बिहार में आके यात्रा करिएगा। लज्जा शर्म सब धो दिया इन लोगों ने। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जरा आपसे भी हम पूछना चाहते हैं कि जब चेन्नई में बिहारियों को गाली दिया गया था तो आपने भी उस समय उनके विरुद्ध बोला था। आज आप कौन सा सफाई देना चाहते हैं जब उनसे गले में गले मिलकर घूम रहे हैं? यह बात सही है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की पार्टी के लोगों ने बिहार और बिहारियों के बारे में इंसल्टिंग कमेंट्स किए थे। दयानिधि मारन का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु में घर बनाते हैं और शौचालय साफ करते हैं। स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने तो सनातन को डेंगू और मलेरिया से कंपेयर किया था, सनातन को जड़ से मिटाने की बात कही थी। इसीलिए स्टालिन के बिहार आने से बवाल तो होना ही था। स्टालिन आए तो थे अपने भाइयों को समर्थन देने, पर यहां दांव उल्टा पड़ गया, लेने के देने पड़ गए। अब आपको दिखाता हूं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड में कुदरत ने किस तरह का कहर बरपाया है। जम्मू में आज बारिश थमी है, लेकिन हालात बहुत खराब हैं। चिनाब अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 5000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 34 हो गई है। जम्मू रीजन के ज्यादातर हाईवे बह गए हैं। दर्जनों पुल नदी में समा गए हैं। हालांकि अब नदियों का पानी धीरे धीरे कम होने लगा है, इसलिए रेस्क्यू के काम में तेजी आई है। लेकिन जम्मू कश्मीर से पहुंचा बाढ़ का पानी अब पंजाब में तबाही मचा रहा है। रावी नदी में आए उफान में जम्मू के कठुआ और पंजाब बॉर्डर पर बने इलाकों में जबरदस्त बर्बादी हुई है। कठुआ में एक ब्रिज पानी में बह गया। माधोपुर इलाके में सीआरपीएफ का एक कैंप और कई मकान इसकी जद में आ गए। इनमें काफी संख्या में लोग मौजूद थे। रात में ही इस इलाके में आर्मी को रेस्क्यू के काम में लगाना पड़ा। सुबह सुबह 6 बजे आर्मी के हेलीकॉप्टर पहुंच गए। बिल्डिंग की छत पर मौजूद सीआरपीएफ के 22 जवान और 3 सिविलियंस को हेलीकॉप्टर्स की मदद से निकाला गया। अगर कुछ मिनटों की देर होती तो इन लोगों की जान बचना मुश्किल था, क्योंकि जैसे ही बिल्डिंग में फंसे आखिरी जवान को रेस्क्यू किया गया, उसके 2 मिनट के बाद पूरी बिल्डिंग नदी में समा गई। रात से ही सब लोग बाहर पेट्रोलिंग में थे, तो हम लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ जो है पानी का बहाव बहुत बढ़ गया है और ये जो आपने पीछे देखा जो पुल का कनेक्टिंग पार्ट था वो बह गया है, काफ़ी एरिया इनंडेट हो गया है। तो जब रात में हम लोगों को यहाँ से पता चला कि कुछ सीआरपीएफ के जवान जो है यहाँ रह गए थे, हम लोगों ने बाकी लोगों को शिफ्ट किया था एक सेफ जगह पे, बट पीछे कुछ लोग रह गए थे अपने सामान के साथ। तो करीब रात के 2:30 बजे से ही हम लोग ये रेस्क्यू ऑपरेशन पे थे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी सबको हम लोगों ने इन्फॉर्म किया था। लकीली आर्मी के सपोर्ट से हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट लाइट पे हेप्टर रेस्क्यू मिल गया, जिसमें 22 सीआरपीएफ के जवान, 1 डॉग और 3 सिविलियन को भी हेप्टर रेस्क्यू में हम लोगों ने आर्मी की हेल्प से रेस्क्यू कराया है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट है और सब लोग सेफ हैं। अभी कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं है, कोई इंजर्ड नहीं है। जम्मू से लगे पठानकोट में भी हालात बेहद नाजुक हो गए हैं। असल में जम्मू में लगातार बारिश के बाद रावी नदी के पानी की स्पीड और वाटर लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था। रणजीत सागर डैम का पानी छोड़े जाने के बाद रावी, उझ और जलालिया नदियां उफान पर हैं। पठानकोट के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पठानकोट जम्मू हाईवे पानी में डूब गया है। आज काफी देर तक इस हाईवे पर ट्रैफिक मूवमेंट रोकना पड़ा। बाद में इसे लाइट व्हीकल्स के लिए शुरू किया गया, लेकिन हेवी व्हीकल्स को अभी भी आगे जाने से रोका जा रहा है। पठानकोट शहर के निचले इलाकों में पानी आ गया है। कई मोहल्लों में पानी भर गया है। घरों के अंदर घुटनों तक पानी है। लोग दहशत में हैं। प्रशासन ने लो लाइंग एरिया के लोगों को निकालने का काम शुरू किया है। पठानकोट में 2 रिलीफ कैंप खोले गए हैं। असल में पंजाब एक तरफ
जम्मू से जुड़ा है, दूसरी तरफ हिमाचल से, और दोनों राज्यों में भारी बारिश हो रही है। दोनों तरफ से पंजाब में पानी आ रहा है। सतलज, ब्यास और रावी नदी का पानी पंजाब की तरफ आ रहा है। पौंग, भाखड़ा और रंजीत सागर डैम, इन तीनों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, इसलिए पंजाब पर आफत बहुत बड़ी है। गुरदासपुर, फजिल्का, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर और होशियारपुर के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। आज गुरदासपुर के नवोदय विद्यालय की बिल्डिंग बाढ़ के पानी से घिर गई। ये रेजिडेंशियल स्कूल है। बिल्डिंग में उस वक्त करीब 400 बच्चे, 70 टीचर्स और स्टाफ के कई लोग मौजूद थे। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने बताया कि गांव में पानी तो रात में ही पहुंच गया था, लेकिन सुबह 5 बजे जब स्कूल का ग्राउंड फ्लोर डूब गया तो लोगों की सांसें अटक गई, क्योंकि स्कूल तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा था और स्कूल में बड़ी संख्या में बच्चे थे। पुलिस प्रशासन ने किसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और बोट्स के जरिए सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूं जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि गुरदासपुर में है, और यहां पर बाढ़ के पानी के बाद जो जिस तरह से बच्चे, करीब 400 के करीब बच्चे और जो टीचर्स हैं, जो दूसरा स्टाफ है, वो फंसे हुए हैं। अब रेस्क्यू टीम जो है एक एक करके पहले छोटे बच्चों को यहां पे निकाला जा रहा है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो ये 6th क्लास के बच्चे थे जिन्हें अब यहां से अब एक एक करके निकाला जा रहा है। और ये रेस्क्यू टीम जो कि यहाँ पर पहुंची है, ये लगातार बच्चों को यहाँ से निकाल रही है। हम जो जमीनी हकीकत दिखाने के लिए इंडिया टीवी की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, और यहाँ पे आप हालत देखिए, चारों तरफ ये बॉयज हॉस्टल है। इसकी आप अंदर तस्वीरें देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने बुरे हालात जो है यहाँ पर बने हुए हैं। ये पूरे का पूरा उनका फर्नीचर जो है वो डूब चुका है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बच्चे अपनी बारी की प्रतीक्षा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुका हूं और आप तस्वीरें देखेंगे तो तमाम जो स्टाफ मेंबर भी है वो भी आपको छत पे यहाँ पे नजर आ रहा है, और जहां जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, पानी, बाढ़ का पानी जो है वो स्कूल की दीवारों के आसपास नजर आएगा। ये आप सामने दीवार देख रहे हैं जिसपे कंटीली तारें लगी हैं। कम से कम ये 7 से 8 फुट ऊंची दीवार है, लेकिन उसकी आप हाइट देखिए मात्र पानी से 2 फुट ऊंची रहेगी। ये सामने की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो सामने भी आप देख सकते हैं कि ये बड़ी क्लास के बच्चे हैं, कुछ स्टाफ क्वार्टर्स के भी यहाँ पे लोग हैं, और आप देखेंगे तो ये पहली मंजिल है यहाँ पर, और ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं और जो काफी जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो यहाँ पर फंसे हुए आपको नजर आएंगे, और सब यहाँ से किसी तरह रेस्क्यू किया जा सके ये उसकी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और नीचे आप देखेंगे जिस बोट पे हम सवार होकर आए थे, जिस कश्ती में हम सवार होकर आए थे, अब वहां से ये 12 के करीब बच्चों को यहाँ से अब निकाला जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि 12 बच्चे हैं, 12-12 करके यहाँ से बच्चों को जो है वो निकाला जा रहा है। बाढ़ के पानी से पंजाब के सरहदी इलाके भी पूरी तरह डूब गए हैं। गुरदासपुर में आज करतारपुर साहब कॉरिडोर के पास दूसरी बांध टूट गया। डेरा बाबा नानक के सारे गांव रावी नदी के पानी में डूब गए। दर्जनों घर गिर चुके हैं और हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। हालांकि जम्मू रीजन में अब बारिश में कमी आई है, लेकिन हालात काफी खराब हैं। 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। पीरखो, गुज्जरनगर, आरएसपुरा, निक्की, तवी, बेली, गोरखानगर, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी, अखनूर और परगावल के ज्यादातर इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हैं। तवी नदी का पानी वाटर लेवल कम हुआ है, लेकिन चिनाब अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जम्मू में बिजली, वाटर सप्लाई, मोबाइल सर्विस, इन सब चीज़ों पर नेगेटिव असर पड़ा है। आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के साथ साथ एसेंशियल सर्विसेज को रिस्टोर करने में लगी हैं। कई इलाकों से जम्मू का संपर्क कट गया है, कई ब्रिज पानी में समा गए हैं, सड़कें बह गई हैं, इसलिए रास्तों को ठीक करने का काम वॉर फुटिंग पर चल रहा है। प्रशासन ने लोगों से घरों पर रहने के लिए कहा है। स्कूल कॉलेज बंद हैं। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे। उमर अब्दुल्ला तवी नदी पर बने 4th ब्रिज पर गए, जिसका एक हिस्सा कल गिर गया था। कई गाड़ियां इसमें बह गई थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 2014 में भी पुल का यही हिस्सा गिरा था। इस बार भी उन्हीं इलाकों का नुकसान हुआ है जहां 2014 की आपदा में हुआ था।
इसका मतलब यह है कि हमने अतीत से कुछ नहीं सीखा। उमर ने कहा कि पिछले 24 घंटों में जो तबाही हुई है उसे ध्यान में रखकर ही आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, ठीक 2014 में इसी कोने पे इस पुल को नुकसान हो गया था। अब जाहिर सी बात है कि इस कोने में कुछ ऐसा खतरा है जिसको हम सही तरीके से समझ नहीं पाए। अब कुछ टीम एक्सपर्ट्स लाके ये देखना होगा कि 2014 और आज 2025 में यहाँ पे इतना नुकसान क्यों हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों की मुसीबत बहुत ज़्यादा है और उमर अब्दुल्ला के लिए हर जगह राहत पहुँचाना आसान नहीं है। आज जम्मू के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें आई वो परेशान करने वाली हैं। अखनूर के परगवाल में बीएसएफ का एक कैंप सैलाब की जद में आ गया। जिस वक्त पानी घुसा, बीएसएफ के जवान और अफसर कैंप में मौजूद थे। पानी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जवानों को कैंप से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद लोकल लोगों ने बीएसएफ के जवानों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुरानी ट्यूब्स में हवा भरकर कुछ नौजवान कैंप में पहुंचे और एक एक करके जवानों को बाहर निकाला। हालांकि कुछ घंटों के बाद रेस्क्यू टीम पहुंच गई और बोट के जरिए बचे हुए जवानों को भी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रिलीफ मटेरियल पहुंचाने के लिए C-130 और IL-76 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली से एनडीआरएफ की टीम राहत सामग्री लेकर जम्मू पहुंची है। रेस्क्यू के लिए चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं। रेस्क्यू के लिए इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स लगातार सॉर्टी कर रहे हैं। अब मदद पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का ही सहारा है, क्योंकि नदियों में बढ़े वाटर लेवल की वजह से ज़्यादातर सड़कें डूबी हुई हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे जगह जगह से टूट गया है, ट्रैफिक को रोकना पड़ा है। रामबन में ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे को खोलने के लिए वॉर फुटिंग पर काम किया जा रहा है। जम्मू पहुंचने के सारे रास्ते बंद हैं। जम्मू के लिए रेल ट्रैफिक भी बंद हो गया है। आज सुबह से जम्मू स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं पहुंची। यात्री तो परेशान है ही हैं। जम्मू से कटरा के बीच एक पैसेंजर ट्रेन 24 घंटे तक ट्रैक पर फंसी रही। स्वराज एक्सप्रेस के ट्रैक के आगे बोल्डर गिर गए। ट्रैक के आसपास सड़क टूट गई, इसलिए पैसेंजर्स को रेस्क्यू भी नहीं किया जा सका। यात्रियों को रात भर ट्रेन में रहना पड़ा। मनवाल स्टेशन से यात्रियों के लिए खाने पीने का सामान भेजा गया। करीब 27 घंटे बाद आज ट्रैक क्लियर हो पाया और शाम को 4 बजे ट्रेन को कटरा के लिए रवाना किया गया। दौदन रेलवे ने जम्मू और कटरा जाने वाली 45 ट्रेन को कैंसिल कर दिया है। 25 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। ट्रेन कैंसिल होने से सबसे ज्यादा यात्री कटरा में फंसे हैं। न तो खाने पीने का सामान बचा है, पैसे खत्म हो गए, इसलिए यात्री खासे परेशान हैं। हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर फंस गए हैं। ट्रेन जो थी वो बंद हो चुकी है। हम लोग जाने के कठिनाई है, किस तरह हम लोग बिहार पहुंचे हम लोग अपना। मैं परसों का आया हूँ यहाँ पर, माता रानी से दर्शन हो चुका है। अब हम लोग सोच रहे हैं घर जाने के लिए, लेकिन घर जा ना पाए क्योंकि ट्रेन रद्द है। फिर हम लोग दिक्कत में पड़ गए हैं। यहाँ बारिश बहुत बिजोर हो रहा है और ऊपर में से दर्शन का आए थे, उस समय ऊपर में हादसा बहुत बड़ा हुआ है, इसी से हम लोग डर गए हैं। सोच रहे हैं यहाँ से अपने घर जाए। जम्मू में बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में जम्मू में 380 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 1910 के बाद जम्मू में एक दिन में इतनी ज्यादा बारिश पहली बार हुई है। उधमपुर में तो पिछले 24 घंटे में 629 मिलीमीटर बारिश हुई। 2019 में उधमपुर में 342 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड था, लेकिन इस बार उससे डबल बारिश हुई, इसलिए हालात काफ़ी ख़राब हो गए। अब बारिश थम गई है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो तेज़ हुआ है, लेकिन बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज हुआ उसको ठीक करने में काफ़ी वक्त लगेगा। बारिश और बाढ़ से पाकिस्तान में भी हालत काफ़ी ख़राब है। जम्मू कश्मीर और पंजाब से बाढ़ का पानी पाकिस्तान के कई ज़िलों तक पहुंच गया है। सरहद के पास
सिखों के लिए बेहद पवित्र करतारपुर साहिब गुरुद्वारा भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। गुरुद्वारे के चारों तरफ पानी ही पानी है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। करतारपुर साहिब में मौजूद सभी लोगों को निकालने के लिए पंजाब सूबे की मरियम नवाज सरकार ने स्पेशल रेस्क्यू मिशन चलाया। पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कर्मचारियों ने बोट्स और लाइफ जैकेट्स की मदद से गुरुद्वारे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। हालांकि पाकिस्तानी पंजाब के कई जिले इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। चिनाब, रावी और सतलज नदियों ने पाकिस्तानी पंजाब के कई जिलों में तबाही मचा दी है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों हेक्टेयर खेती पानी में डूब गई है। गुजरांवाला, सियालकोट, नरोवाल, बहावलपुर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, सरगोदा और हाफिजाबाद में हालत ज्यादा खराब है। पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर भी बाढ़ की चपेट में है। पाकिस्तानी पंजाब के 8 जिलों में पाकिस्तानी फौज रेस्क्यू के काम में लगी है। पाकिस्तान में जान माल का नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था। भारत को जब ये लगा कि पाकिस्तान में लाखों लोग बाढ़ के कारण मौत के कगार पर पहुंच गए हैं, डूब सकते हैं, तो इंसानियत के आधार पर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए 2 दिन पहले भारत ने इन्फॉर्म किया कि चिनाब, रावी और सतलज नदियों में बाढ़ आ गई है और इन नदियों का उफनता पानी पाकिस्तान के पंजाब सूबे में दाखिल होने वाला है। अगर भारत टाइम पर वार्निंग न देता तो पाकिस्तान के 2.25 लाख लोगों की जान को खतरा हो सकता था। भारत से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही पाकिस्तान ने अपने लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। आज गणेश चतुर्थी का पावन दिन है। पूरे देश में आज से गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई। गणेशोत्सव का सबसे ज्यादा उत्साह और उल्लास महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। आज मुंबई के गणेश पंडालों और घरों में गणपति विराजमान हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, एकनाथ शिंदे, पंकजा मुंडे, नारायण राणे, सब बड़े बड़े नेताओं ने अपने अपने घर में गणेश प्रतिमा की स्थापना की। गणेशोत्सव के पहले दिन उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर गए तो इसकी काफी चर्चा हुई। कई साल के बाद आज उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ राज के घर पहुंचे और गणपति की पूजा की। भाइयों के इस मिलन पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बहुत अच्छा है, भगवान गणेश ने उन्हें सद्बुद्धि दी। परिवार गिले शिकवे भूलकर एक साथ आ रहे हैं, साथ में त्योहार मना रहे हैं, ये अच्छी बात है। मला असं वाटतं की श्री गणेशाने सुबुद्धी दिली आहे, त्यामुळे भाऊ एकत्रित आहेत, ते एकत्रितच राहावेत, अशी सुबुद्धी त्यांना मिळत राहावी अशी गणेशाच्या चरणी प्रार्थना आहे। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसीलिए आपने देखा देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे सबने बड़े भक्ति भाव के साथ गणेश जी की पूजा की। गणेश चतुर्थी के शुभ दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को घर में स्थापित करने का विधान है। माना जाता है कि भगवान गणेश घर में सुख और समृद्धि लेकर आते हैं, जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करते हैं, इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। आप सबको भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी आपके जीवन में सुख, समृद्धि, संपत्ति लेकर आएं, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।